कन्या विवाह के बाद बहू आ गई घर पे और फिर एक और बीमारी और ये हिजड़े और पंडित जी ने तो 500 में डगा होगा और ये 11,000 लेके जाएंगे। और इनका जितना भी धन जाता है, आपको बता दूं मैक्सिमम ये मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े होते हैं और इनका सारा धन आपके जेब से निकल के जिहादियों को जाता है और वो उग्रवाद के रूप में आपके देश में टेररिस्ट एक्टिविटियाँ जितनी भी उनकी होती हैं उनमें यूज होता है। इसलिए उनको वो घर पर नाचेंगे, जबरदस्ती 11,000 रुपये लेके जाएंगे बहू आने के बाद। और अपने जो अच्छे कार्य हैं भाई, किसी पुस्तकालय में दान दे दो, या आर्य समाज का कोई कार्यक्रम हो उसमें दो, आर्य समाज का कहीं प्रचार हो रहा है उसमें दो, जो आपको जगाने का काम कर रहा है गौशाला के अंदर दो। वहाँ तो संकोच करेगा हमारा आदमी, और जो लूटने वाले हैं उनके पास आसानी से कटता चला जाएगा। क्या कहता है अंतिम पंक्ति उनका? आ जाती है बहू घरा आ जाती है, फिर हिजड़े आवे, फिर देख लो हंस हंस गयो ब्याह की खुशी मनावे। 11,000 नगद 100 के वार फिर करवावे, नहीं समझता ये धन तेरा जिहादियों को जावे। वेदपाल कहे डूबण खातिर, वेदपाल कहे डूबण खातिर, नैया मजेदार करी कुल मर्यादा महापुरुषों की माटी ख्वार करी। हिंदू जाति ने गिरने की सब हद पार करी, कुल मर्यादा महापुरुषों की माटी ख्वार करी। हिंदू जाति बचाने का काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत आर्य समाज कर रहा है। आदरणीय मास्टर जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य को थोड़ा बहुत कर रहा है, बचाने का कार्य कर रहा है, समाज को बचाने का कर रहा है, तो ये आर्य समाज कर रहा है। ये आप लोग जो बैठे हो ना, प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हो और एक संदेश दे रहे हो आते जाते आदमी को, ये एक तरह से प्रचार कर रहे हो आप। और यहाँ जो आ गया उस प्रचार को सुन के उसको हम 2-4 बात हम बता दें तो थोड़ा सा सुधार हो जा और अपनी नस्ल बच जा, अपनी अगली पीढ़ी बच जा। क्योंकि आज समय ऐसा आ गया कि बचने का टाइम आ गया। उनकी नफरी बढ़ती जा रही है, उनके सारे काम बढ़ते जा रहे हैं और अपना सब कुछ सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये सारी बातें बताएगा तो यार ये समाज का मंच बताएगा। बार बार धनखड़ साहब कहते ना, ये मंच एक ऐसा है जो आदमी को जागरूक करने का काम करता है। ये वैदिक प्रणाली एक ऐसी है कि जब तक ये इस देश में रही, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, तब तक जब तक वेद के सिद्धांतों का पालन किया तब तक हम सारी दुनिया में ऊंचे कहलाए, सबसे विश्व गुरु का खिताब हमको मिला। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी है कि भारत का आदमी तो बाहर भी जाता है तो उसे निम्न स्तर का, निम्न दर्जे का व्यक्ति माना जाता है दूसरे देशों में, जबकि थे वो निम्न दर्जे के। तो हमारा कारण क्या रहा? हम अपने मूल से हट गए, अपने जो सिद्धांत थे, वैदिक सिद्धांत थे, उनको अपनाना बंद कर दिया। तो आइए एक भजन और आपके बीच में कि कैसे इस दुनिया का सुधार हो सकता है, कैसे फिर से वो वेद की प्रणाली अगर लागू कर दी जाए तो शायद हम भी बचें और हमारी ये समाज भी, दुनिया भी बचने की तरफ चले। क्या कहता है शास्त्री जी ने एक सैयद का जिक्र किया। मैंने हिस्ट्री पर डी है पढ़ाई, हिस्ट्री का लेक्चरर है, तो उसकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आपके दिमाग की, तकरीबन हमारे जितने भी गांव हैं, एक आधा गांव का तुम्हें कहता है छोटे बड़ा तकरीबन में सैयद की पूजा हो। तो सैयद किसको कहते थे, क्यों उसका नाम रखा? मुसलमानों के अंदर जो भी
या तो 100 हिंदुओं को मुसलमान बना देता बना देते या 100 हिंदुओं को कत्ल कर देता, तो उसको सैयद कहा जाता है। मुगल काल के अंदर मुस्लिम यानी हमारा हिंदू जो राज था उसके बाद मुसलमान आए और उन मुसलमानों ने जो था कि ये प्री पार्टी बना दी। और एक बात खास देखोगे आप, फैशन जैसे शास्त्री जी ने जिक्र किया, कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर वाले को देखें हम, हमारी दादी परदादी हर जो था वो पहना करती, जिसको हम आंगी कहा करते, और उसको अगर ऊंचे और दर्जे की औरत पहने तो उसका नाम आप सब जानो हो क्या। राजस्थानी औरतें अब भी आती हैं तो देखोगे वो यानी क्या पहने। तो ये जो था सैयद वाली बात जैसे आपने बताई, तो ये जो था एक मोटी सी बात थी, या तो 100 हिंदुओं को मुसलमान बना दे या 100 हिंदुओं को कत्ल कर दे, तो उसको सैयद कहा जाता है। तो ये चीज़ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा मैं। प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल बढ़िया बात कही। जो हमारे 100 भाइयों को मार देता था उसको दफना दिया करते और शहीद का दर्जा दिया करते, उसकी कब्र पर लिख दिया करते शहीद। शहीद से शब्द बिगड़ कर ब्रंश होकर सैयद बन गया और आज हम उनकी धोख मारे। ये जिन्होंने हमारी बहू बेटियों को उठाया 2-2 टके में बेचा, वहाँ अफगानिस्तान के बाजारों में ले जाकर नौजवानों को गुलाम बना के ले गए, छोटे छोटे बच्चों को उछाल कर भाले की नोक पर उठा, बड़े बूढ़ों को ठोकर मार कर घुटनों के बल चलाया। उन आतताइयों को आज हम पूजने लगे। किस कारण से? क्योंकि हम अपने वैदिक सिद्धांतों को छोड़ चुके हैं, इसलिए दोबारा उस वेद की प्रणाली पाना पड़ेगा। तो आइए एक भजन इसी विषय में आपके बीच में रखकर क्या कहता है। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का ताज हो जाए। देखिए, ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी 1874 में, और उसके बाद अंतिम समय में उन्होंने परोपकारिणी सभा बनाई थी, और उस परोपकारिणी सभा के 3 अंग बनाए थे, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा। क्योंकि ये 3 चीजें मूल होती हैं, ये 3 चीजें पूरे सिस्टम को चलाती हैं, पूरे राज्य को चलाती हैं, समाज को चलाती हैं। एक तो विद्या, शिक्षा, जैसी शिक्षा होगी वैसा समाज होगा। दूसरा धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा बनाई उसके लिए, ऋषि ने कहा था इसके लिए अच्छी विद्या, वेदों की विद्या को लागू करो। और दूसरी धर्मार्य सभा के धर्म की रक्षा करने के लिए, किस धर्म की रक्षा करने के लिए भी वेद की आवश्यकता होती है। वैदिक विद्वान लोग, समझदार लोग ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता दिखा सकते हैं क्राउड को, भीड़ को। और तीसरी थी राजार्य सभा, तीसरी पावर होती राज की, ताकत की, राजनीति की। तो ये तीनों चीजें ऋषि दयानंद ने बनाई थी। 1875 में जो आर्य समाज बना था ना, आप एक मायने में अगर आपको बता दूं तो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे आर्य समाज के लोग संध्यावन की चौखट से बाहर ही नहीं निकले। अगर ये लोग राजनीति में बढ़ते और अच्छी तरह से भाग लेते, देखो आज़ादी तो दिलवा दी देश को, 85% लोगों ने सहयोग किया, आर्य समाज के लोगों ने आज़ादी दिलवाई, और आज़ादी दिलवाने के बाद छोड़ दिया मामले को, घर पर बैठे। अगर राजनीति में उस विचारधारा के लोग आ जाते, शायद देश का नक्शा और ही होता। इसलिए कवि क्या कहता है, कैसे हो सकता है सुधार? विद्यार्य, धर्मार्य और सभा
के अधीन हो देश के सब कार्य, देश के सब कार्य। देखना फिर शांति में समाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। देखिए, आर्यों में सदा से लोकतांत्रिक प्रणाली रही है और लोकतंत्र की एक खासियत होती है, इसमें बहुमत चलता है। आपको एक बात बता दूं, 100 आदमी हो और 49 विद्वान उनमें से एक तरफ हो और 51 मूर्ख एक तरफ हो, तो किन का राजा होगा? मूर्खों का होगा। लोकतंत्र की ये विशेषता है और यही आज हो रहा है। विद्वानों की चल नहीं रही और मूर्ख राज पे कब्जा किए बैठे हैं। हो रहा है ये सिस्टम, राजनीति की सच्चाई यही है हमारी। लेकिन क्या कहता है वेद का सिद्धांत? मूर्ख चाहे कितने भी हों, 1000 भी हों, उनकी नहीं माननी, और विद्वान चाहे एक व्यक्ति भी हो, वो सही रास्ते को दिखाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि मूर्ख के साथ तो राज करना भी मुश्किल है और विद्वान के साथ तो भीख भी मांग के खा लेगा, वहाँ भी दुखी नहीं होगा। इसलिए समझदारी की बात वेद करता। क्या कहता? मूर्खों की माने नहीं चाहे वे 1000 हो, एक हो विद्वान उसकी बातें सब स्वीकार हो, बातें सब स्वीकार हो। सच्चाई में सबकी एक आवाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। इसलिए मनु का सिद्धांत भी ये कहता है कि राजा का चयन ऐसा होना चाहिए, राजा के अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि वेद का सिद्धांत कहता है ये था राजा तथा प्रजा। योग्य राजा होगा तो प्रजा राजा का अनुसरण करती है, अनुकरण करती है। राजा योग्य होगा तो प्रजा अपने आप अयोग्य होगी। इसलिए राजा के अंदर योग्यता होनी चाहिए। और आर्यों में ये परंपरा थी, योग्य व्यक्ति को राजा बनाया जाया करता था। चाहे राजा के बेटे में वो गुण ना होते तो वो अपने बेटे को गद्दी पर नहीं बिठाता था, नगरी में से किसी योग्य व्यक्ति को छांट के उसको राज दिया करता था, क्योंकि योग्य राजा ही अच्छी प्रकार से राज को चला सकता। अयोग्यता के कारण ही तो महाभारत का युद्ध हुआ। क्या कहता अगली पंक्तियों में? कोई योग्यता अनुसार चयन राजा का विद्वान करे, पूर्ण न्याय रक्षा हेतु मनु का विधान करे, मनु का विधान करे। अपने देश जाति का लिहाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। वेदों के अनुकूल जिस दिन राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल आजाद हो जाए। इतिहास उठाकर पढ़ो। इस देश में जब तक वर्ण व्यवस्था रही, चारों वर्णों को माना, ये जाति वाला सिस्टम नहीं था हमारे देश में। ये जातियां तो मुगल काल में बनी। वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे। तब तक इस देश के हालात कैसे रहे, कैसी ऊंचाइयों को इस देश ने छुआ। और जब इसको छोड़कर हम जाति व्यवस्था में और आश्रम व्यवस्था को छोड़ दिया, तभी इस देश के हालात बदलने शुरू हो गए, इस तरह के हालात हो गए। तो इसलिए क्या कहता अगली पंक्तियों में, ये भेदभाव और ये चीजें दूर हो जाएं तो अपने आप सुधार होगा। वेद का सिद्धांत भी यही कहता है। क्या कहता है? ऊंच नीच जाति वर्ग भेदभाव दूर हो, कर्मों के अनुसार वर्ण मर्यादा जरूर हो, मर्यादा
आश्रमों का फिर रिवाज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का राज हो जाए। अरे वेदों के अनुकूल जिसमें राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का राज हो जाए। अगर ये वैदिक व्यवस्था लागू हो जाए, अनमेल विवाह, वृद्धों के जो विवाह होते थे बच्चों के साथ, वो सारी चीजें, इन्हीं चीजों का तो विरोध किया आर्य समाज ने, इन्हीं चीजों को तो लेके आए, हाईलाइट करके आया। तो अगर इन चीजों को फिर से लागू कर दिया जाए और उस वैदिक व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो सारा काम अपने आप ठीक हो सकता है। क्या कहता कोई अंतिम पंक्ति में? बाल वृद्ध बिना मेल, बाल वृद्ध बिना मेल, विवाह सब बंद हो, जिनसे हो सुधार ऐसे राग और छंद हो, राग और छंद हो। बाल वृद्ध बिना मेल, विवाह सब बंद हो, जिनसे हो सुधार ऐसे राग और छंद हो, राग और छंद हो। जान में नरदेव सबका काज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का राज हो जाए। अरे वेदों के अनुकूल जिसमें राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का राज हो जाए। अरे वेदों के अनुकूल जिसमें राज हो जाए, उस दिन भारत भूमंडल का राज हो जाए। ये देश फिर से शिरोमणि बन सकता है, फिर से विश्व गुरु बन सकता है। जरूरत है तो उस वैदिक सिद्धांतों पर चलने की, वेद के नियमों पर चलने की। तो ये दो चार बातें मैंने भजनों के माध्यम से आपके बीच में रखी। आपने तालियां बजा के, धन आदि दे के मेरा सम्मान किया, स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।